हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से फिजिक्स के पार्ट 3 में। मैं हर बार कहता हूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये आप कहीं से भी किसी से भी मैच करा लो, बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट है और उससे भी ज़्यादा मैंने देने की कोशिश करी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये वाली जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है क्योंकि हिंदी जो थे उनको प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, तो इसलिए अब से जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी फिजिक्स की वो सारी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेंगी। तो चालू करते हैं इसको। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, ये देखो होता क्या है। अगर मैं इसको नॉर्मली समझाना चाहूं, ये क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो ये एक बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई दूसरी बॉडी है। तो हमेशा इन दोनों के बीच में क्या होता है ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। मतलब ये हमेशा इसको खींचने का कोशिश करेगा और ये हमेशा इसको खींचने का कोशिश करेगा। तो जिस फोर्स से या जिस बल से, हमने फोर्स पढ़ लिया था पहले, तो जिस फोर्स से ये एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं वही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन, या फिर क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो अगर मैं इसमें डेफिनेशन देखूं एक लाइन की, तो इसमें लिखा हुआ है एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विद ए ग्रेविटेशनल विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड में आप कोई सी भी दो चीजें लो, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स काम कर रहा होता है जो क्या करता है, एक दूसरे को खींचने का काम करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखो एक इसमें एक फॉर्मूला है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला ये ड्राइव कैसे होता है या इसमें क्या रिलेशन होता है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ये दो बॉडी बनाई, अब इन दो बॉडी के बीच में यहां से हमने सेंटर से डिस्टेंस लिया। ठीक है, तो क्या होता है, इनके बीच में एक दूरी होती है, कोई भी एक दूरी हो सकती है, जिसको सपोज मान लिया मैंने r। इस बॉडी का अपना एक मास होगा जिसको मान लिया मैंने m1, इस बॉडी का अपना एक मास होगा जिसको मैंने मान लिया m2। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि भाई मेरे को इसके अंदर जो इनका आकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो निकाल के बताओ, तो जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो ये होता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो जो ये पहली बॉडी और ये जो दूसरी बॉडी है, इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्शन के बराबर होता है। मतलब क्या होता है, समानुपाती। दैट मीन्स जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों बॉडी के जो मास है उनको गुना करने पर जो भी आएगा। ठीक है, तो m1 इंटू m2 अगर दोनों को मैं गुना करूंगा तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। अब उसके बाद क्या होता है, डिवाइडेड बाय यही फोर्स। अगर मैं इसी फोर्स की बात करूं तो ये जो होता है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो फोर्स होता है वो अगर मास ज्यादा रहेगा तो फोर्स ज्यादा होगा, और अगर दूरी ज्यादा रहेगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो फोर्स की वैल्यू भी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों के मास का हमने प्रोडक्ट देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने r लिया था, तो r का मैंने स्क्वायर कर दिया, और वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी 1/r² है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो मिलाने पे क्या हो जाएगा, F इस तरीके से होगा, m1 m2 नीचे ऊपर रहेगा। ठीक है, और r जो होगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे आता है एक कांस्टेंट। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो उसमें हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट इस तरीके से बनता है। तो इस कांस्टेंट, हर एक कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम कहते हैं g, मतलब इसको हम g से इंडिकेट करते हैं, और ये वाला क्या है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, सबसे पहली बात g से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें क्या कहा मैंने, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस क्या होता है, कांस्टेंट मींस समान। ठीक है, तो ऐसा वैल्यू जो हर जगह क्या हो, सेम हो, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, इस पे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है।
तो आपको याद रखना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको 4 वैल्यू दे देगा, एक टिक करना है। तो अगर आपको पता होगा तो वेल एंड गुड, आप टिक कर पाओगे, नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब दूसरा क्या पूछता है, उसकी एसआई यूनिट पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी एसआई यूनिट सही एसआई यूनिट है किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो अगर देखो आप याद कर लो तो बढ़िया है, नहीं तो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि इस चीज को ड्राइव करना सीखो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दे रखा है क्या, फोर्स दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, m1 m2 r स्क्वायर है। मुझे निकालना है क्या, इसका कांस्टेंट निकालना है ना, इसका मेरे को ऐसा यूनिट निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, अगर मैं r को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर, और m1 m2 को इधर नीचे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू जी हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब जी फोर्स का यूनिट हमने क्या पढ़ा था, फोर्स का यूनिट हमने पढ़ा था न्यूटन, ठीक है। और रेडियस जो है, रेडियस क्या है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या है, मीटर में हम उसको लेकर चलेंगे, और रेडियस का स्क्वायर है, यानी डिस्टेंस का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब m1 ये क्या है, मास है कि कितना किलो का है वो, तो किलोग्राम में लेकर चलेंगे, ये भी किलोग्राम में रहेगा, ये भी किलोग्राम में रहेगा, तो दोनों किलोग्राम में रहेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी एसआई यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ड्राइव कर सकते हो। तो इस वाले में इतना ही हमें जानने की जरूरत है, इससे एक्स्ट्रा अभी नहीं जानने की जरूरत है। और इस पे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बता देता हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या पूछता है, जैसे अभी हमने देखा कि F इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये हमारा था फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि अगर किन्हीं, मतलब ऐसे पूछेगा कि ये दो वस्तु है या दो बॉडी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, सपोज मैंने कह दिया कि 2 था, 2 मीटर था, है ना। अब कह रहा है कि इफ हाफ द डिस्टेंस बिटवीन देम देन फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर इन दोनों के बीच की जो भी दूरी थी उसको मैं हाफ कर दूं तो जो फोर्स होता है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो सपोज मान लो मैंने क्या करा, मुझे ये पता था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस तरीके से, या फिर मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये 1/r स्क्वायर है। तो अभी हमने क्या कहा कि डिस्टेंस को हम हाफ कर रहे हैं, मान लो ये r2 था तो 2 को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी 1 कर दिया। तो जब आप 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और अगर पहले यहां पर कितना था, 1/4 था, क्योंकि पहले 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो अब क्या हो गया, अब ये 1/1 हो गया। ठीक है, तो इस टाइम पर फोर्स क्या हो गया, F हो गया, और इस टाइम पर फोर्स क्या था, F/4 था, है ना। तो कहने का मतलब पहले जो भी फोर्स था उसका क्या हो गया, 4 गुना हो गया ना ये, क्योंकि अब F हो गया है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर आप डिस्टेंस हाफ करते हो तो उन दोनों के बीच का फोर्स 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाता है। या आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपल सा देखो, F को मेरे को निकालना है, मेरे को पता होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस नीचे में स्क्वायर में होता है, डिस्टेंस को क्या किया है, हाफ किया है। तो यानी पहले 1 था तो सपोज उसको हाफ कर दिया तो 1 बाय स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी फोर्स क्या हो गया, 4 गुना हो गया अपने। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि इफ वी डबल द डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तब फोर्स क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर जैसे मान लो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को डबल करते हैं, तो यहां पर देखो डिस्टेंस को पहले मान लो 1 था, ठीक है, अब उसको क्या करा, डबल करा, तो यहां पर क्या हो गया, 2 कर दिया, 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो इसका मतलब क्या था, फोर्स अब 1/4 हो गया है, तो इससे भी आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं मास में भी कह सकता हूं कि जैसे मान लो कि एक दे दिया मैंने, फोर्स है इक्वल टू, अब जो मास था, ये वाला मास जो है पहले 1 किलो का था, अब मैंने इसको डबल कर दिया, तो डबल, जैसे मान लो 1:1 था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो इसको जैसे ही आप डबल करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई सा भी रिलेशन आपको दे सकता है, आपको क्या करना है, आंसर टिक करना है निकाल कर। अब आपको इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है, पूछ लेता है कि जो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कितना होता है, वो लगभग 9.8 न्यूटन के आसपास होता है, जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कहां कहां लग रहा है। तो मैं इसके आपको 2-3 फेमस एग्जांपल बताता हूं। जैसे
जितने भी प्लैनेट हैं वो रोटेट कर रहे हैं सन के अराउंड, कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स पे। क्या होता है कि जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, तो सन बहुत बड़ा है, और यहाँ पर जैसे हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, कई सारे यहाँ पर प्लैनेट हो गए। तो क्या होता है कि ये जो सन है, मान लो ये जो सन है, ये क्या कर रहा है, हर एक प्लैनेट को एक फिक्स ऑर्बिट में अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करता रहता है, खींच के रखता है। तो खींच के रहने की वजह से ये जो अर्थ होता है ये हमेशा क्या करता है, इसकी तरफ खींचा रहता है, और खींचे रहने की वजह से ये घूमता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी प्लैनेट जो हैं, जो सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, वो किस फोर्स की वजह से रोटेट कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोटेट कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब इसके बाद फेमस एग्जाम्पल है ये वाला। तो इसमें देखो पूछता है कि जो टाइड फॉर्मेशन होती है वो किस वजह से फॉर्मेशन होती है। तो क्या होता है कि इसको मैं अगर सिंपल सा बताऊं, जैसे जैसे क्या होता है कि सन हो गया, मून हो गया, तो मून जो है वो भी अपना क्या करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसको अर्थ पे लगाते हैं। इसी तरीके से सन लगा ही रहा है। तो क्या होता है, जो पानी होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ के ऊपर तो जा नहीं सकता। तो वो हल्का सा ऊपर आता है, फिर डाउन हो जाता है, ऊपर आता है, फिर डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ज्वार भाटा या फिर क्या होती है, टाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल किसके हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के हैं। या फिर मान लो सेब गिर गया पेड़ से, तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद चलते हैं केपलर के नियम पे, ठीक है ना। तो ये केपलर जो है, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी प्लेनेट के मोशन को लेकर 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो 3 में से मैं तीनों आपको बता दे रहा हूं। तो इसमें ऐसे पूछ सकता है कि फर्स्ट नियम, या एक वो दे देगा, एक्सप्लेनेशन दे देगा आपको, और उसमें से पूछेगा कि ये कौन सा नियम है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। या फिर सिंपल ऐसा पूछ लेता है कि जो प्लेनेटरी मोशन का नियम था वो किसने दिया था? केपलर्स ने दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देखो, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो अर्थ है, ठीक है, जैसे अर्थ हो गया या कोई सा भी प्लेनेट हो गया, वो सन के चारों तरफ ऐसे करके रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये रोटेट कर रहा है, लेकिन ये एक परफेक्ट सर्कल में रोटेट नहीं करता है। जैसे ऐसा नहीं है कि ये एक परफेक्ट सर्कल बनाया, इसके सेंटर में सन है, और ये जो प्लेनेट हमारा अर्थ है ये इस तरीके से परफेक्ट सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये नहीं है। इसने बताया था कि जो पाथ है वो सर्कल नहीं है, वो क्या है, एक इलिप्टिकल पाथ है। तो इलिप्टिकल पाथ इस तरीके का देखने में होता है। तो और अगर इसके अंदर मैथमेटिक्स में अगर हम जाएं तो इसके अंदर 2 फोकस होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। तो फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि जो प्लेनेट है वो हमेशा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब ये जो पाथ आप देख रहे हो ये क्या है, इलिप्टिकल पाथ है। तो कहता है कि प्लेनेट हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, या फिर सन जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार, मतलब ये अंडे की तरह होता है, तो अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। और जो सन होता है वो इस फोकस में 2 फोकस होते हैं इसके हमेशा, जैसे इस सर्कल का एक ही फोकस है, ठीक है ना। तो इलिप्टिकल के 2 फोकस होते हैं, तो 2 में से किसी एक फोकस पे क्या होता है, सन प्रेजेंट रहता है। तो ये इसका क्या है, फर्स्ट लॉ है। अब इसके बाद सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ में क्या है, देखो सेकंड लॉ में क्या होता है कि अब जैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होगा, जैसे यहां पे अगर सन रहेगा तो एक बार दूरी काफी दूर होगा, एक बार जो हमारा प्लेनेट होगा वो काफी पास में होगा। तो इसने एक नियम क्या दिया, सेकंड नियम जिसको हम कहते हैं, उसने कहा कि कोई सा भी जो ग्रह होता है, प्लेनेट होता है, वो इक्वल एरिया कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि 1 महीना हमारा प्लेनेट ट्रेवल कर रहा है, 1 महीना ट्रेवल किया उसने, और यहां पर भी 1 महीना सपोज ट्रेवल किया। तो दोनों ही केस में ये जो एरिया होता है, इस एरिया की अगर मैं बात करूं या फिर इस एरिया की बात करूं, तो दोनों ही केस में एरिया जो होगा वो हमेशा इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कहा गया कि एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2। अब देखो क्या होता है कि इस केस में ये जो प्लेनेट है, ये यहाँ पे जो प्लेनेट है ये दूर है, तो दूर होने से क्या होगा, ये कम दूरी तय करेगा। क्यों कम दूरी तय करेगा, सपोज मान लो अगर ये ज्यादा दूरी तय कर ले तो इसका एरिया क्या हो गया, बढ़ जाएगा इससे। तो ये इसके रिस्पेक्ट में कम ट्रेवल करता है, कम पाथ ट्रेवल करता है, और इसका एरिया जो होता है इसलिए अपने आप क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज क्या है, ज्यादा है, तो ये चीज ज्यादा होने से ये एरिया ज्यादा हो जाता है। उसी तरीके से यहां पर जब सन पास में होता है
तो ये जो होता है ये ज्यादा ट्रेवल करता है। ज्यादा क्यों ट्रेवल करता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो लेंथ है ये छोटी है, तो छोटी होने की वजह से मुझे ये वाला जो लेंथ है इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि एरिया जो हो वो ज्यादा हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से दो चीजें होती हैं। तो इसमें पहली चीज हमने क्या देखी? पहली चीज हमने ये देखी कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो इसके अंदर हम क्या देखते हैं। अब देखो क्या है कि टाइम तो यहां पर भी 1 महीने का है और टाइम जो है यहां पर भी 1 महीने का है ना। तो दोनों में टाइम 1 महीने का है, लेकिन यहां पर इसको कम ट्रेवल करना है, यहां पर इसको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी, है ना, और यहां पर स्पीड जो होगी वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि कम ट्रेवल करना है। तो स्पीड अगर यहां कम होगी, स्पीड अगर यहां ज्यादा होगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब प्लैनेट सन के पास में होता है तब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब प्लैनेट सन के दूर में होता है तब उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है व्हेन प्लैनेट इज नियर टू द सन इट्स स्पीड, उसकी स्पीड जो होती है ग्रह की स्पीड वो बढ़ जाती है, लेकिन जब प्लैनेट दूर होता है सूर्य के तो उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है। थर्ड लॉ पे चलते हैं। थर्ड लॉ एक रट्टे वाला लॉ है, आपको याद रखना है। इसके अंदर बस ये एक स्टेटमेंट है। क्या याद रखना है? कि क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि जैसे सपोज मान लो ये सन है, यहां पर प्लैनेट है, तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, सपोज मान लिया मैंने r, तो r क्यूब जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है किसके? टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टू मूव अराउंड। ये जिस टाइम से मूव कर रहा है उसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो जब हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है? इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू, और ये आ जाता है। तो आपको बस क्या रिलेशन याद रखना है कि यहाँ पे रेडियस का क्यूब करना है इक्वल टू टाइम का स्क्वायर करना है। ये क्या है? थर्ड लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखो इसके अंदर एक छोटा अगला टॉपिक जिसको हम कहते हैं फ्री फॉल, मुक्त पतन। फ्री फॉल जो होता है ये क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, फ्री फॉल। जब बिना किसी मतलब आपके रिस्ट्रिक्शंस के कोई भी बॉडी गिरती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। यहां पे देखो क्या कह रहा है? द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब ये कह रहा है कि जब कोई भी वस्तु, बॉडी एक हाइट से अर्थ की तरफ गिरती है, और अर्थ की तरफ क्यों गिर रही है? क्योंकि अर्थ उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, तो उस टाइम पर उसको हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल कहेंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखो ये बॉडी है, ये भी बॉडी है, दोनों क्या हो रही है? अर्थ की तरफ गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि अर्थ इसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है। जिस तरीके से एप्पल गिर जाता है उसी तरीके से ये बॉडी भी गिर रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं, मुक्त पतन। अब इसके बाद देखो क्या है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द फ्री फॉलिंग बॉडी इज सेम फॉर द बॉडीज एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। अब देखो इसके अंदर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कोई सी भी बॉडी हो, जैसे मान लो यहां पर आपकी बाइक हो सकती है, यहां पर आप भी हो सकते हो, तो अर्थ जो होता है ना, हर एक चीज को फिक्स ग्रेविटी से खींचता है जो है 9.1। ठीक है, फिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है जो क्या है? 9.8 है। तो जितना इस पे अर्थ फोर्स लगाएगा उतना इस पे भी फोर्स लगाएगा नीचे आने के लिए, उतना इस पे भी लगाएगा और उतना इस पे भी लगाएगा। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। अब जैसे यहां पर देखो ये पत्थर बड़ा है, यहाँ पर देखो ये पत्थर छोटा है, यहाँ पर बाइक का अलग वजन होगा, यहाँ पर आपका जो वजन होगा वो अलग होगा, या वेट मास जो भी है, अभी इसको कंसीडर करो ऐसे ही कि जो भी है इनका इनका और इनका मतलब सबका जो है मास वो क्या होगा? अलग होगा। यहाँ पर वजन नहीं यूज करना है आपको, द्रव्यमान यूज करना है या मास यूज करना है, क्योंकि दोनों में फर्क होता है, वो बाद में चले पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चला कि दोनों ही अगर सेम स्पीड से आ रही है नीचे की तरफ, दैट मींस इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। तो हम दो चीज हमने याद रखी क्या? एक चीज हमने याद रखी कि जो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है उस पर अर्थ
जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है या इसको खींचती है वो क्या होता है, सब पर सेम लगता है, ठीक है, और ये मास के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। इसलिए कह रहे हैं कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द फ्री फॉलिंग बॉडी इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखो मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिए हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे इसमें क्या कहा कि जैसे मान लो एक बॉल है ना, उस बॉल को जब हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ में तो वो जाता रहता है, जाते 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 क्या होता है, एक टाइम आता है जब वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, स्टॉप होने के बाद क्या होता है, वो दोबारा से फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर दिखाया कि एक बॉल को हमने फेंका, ये ऊपर गया, फिर उसके बाद ये दोबारा एक जगह पे रुका, फिर ये नीचे आया। तो इस केस में देखो होता क्या है, इस केस में हम उसे फेंकते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या हो रहा होता है, हमने उसे एक वेलोसिटी दी, लेकिन क्या होता है कि अर्थ जो होता है यहाँ पर क्या है, अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ जो है, जैसे मान लो यहाँ मैंने एक बॉल फेंकी, ये अर्थ जो होता है इसको अपनी तरफ क्या करता है, खींचता रहता है। तो अर्थ जो खींच रहा है वो उसका पावर क्या है, उसका 9.8 से वो खींच रहा है, लेकिन हमने भी तो उसको एक वेलोसिटी दी है ना, तो जब तक ये वेलोसिटी अर्थ के वेलोसिटी से ज्यादा होगी, जैसे मान लो मैंने 40 दिया तो कंटिन्यूअसली खींच रहा है, तो खींचते 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 इसका क्या होगा, कम होते 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 एक बार ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी जो होगी जीरो होगी। क्यों वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि अर्थ खींच रहा है, तो लगातार उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। यहाँ सबसे ज्यादा थी और फिर यहाँ जाते जाते कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब जीरो होगी। तो जीरो होने पर यहाँ पर क्या होती है, बॉडी रुक जाती है एक टाइम के लिए। फिर वापस क्या होता है, अर्थ इसको खींचने लगेगा तो बॉडी क्या होगी, फिर बढ़ना स्टार्ट होगी नीचे की तरफ में। तो यहाँ पर क्या थी, स्पीड कम थी, फिर धीरे धीरे जितना नीचे जाएगी उतना ज्यादा स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी, और सबसे लास्ट में जाकर उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें यह भी पूछ लेता है कि जब यहाँ पर बॉडी रुकती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीड से उसको खींचा जा रहा है। तो यहां पर लिखा है व्हेन वी थ्रो ए बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन इज वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो। जब एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा जाता है तो वहां पर ज्यादा होता है, फिर कम होते होते एक समय ऐसा आता है जहां पर जीरो होती है उसकी वेलोसिटी, जहां पर वो रुक जाता है। फिर उसके बाद वो दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है और वेलोसिटी क्या होती है, कम से ज्यादा की तरफ फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जब तक वो अर्थ से टकराता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, व्हेन ए बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग इन डाउनवर्ड इट्स एक्सेलरेशन। अब देखो क्या है, जैसे मैंने बताया कि कोई सी भी बॉडी है वो अर्थ की तरफ जब फ्रीली गिरती है तो हम उसको कहते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। तो उस टाइम पर क्या होता है, इसका एक एक्सेलरेशन होता है ना, जिस एक्सेलरेशन से वो मूव करता है, तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरीके से यहां पर क्या होता है कि जब ये नीचे आ रहा है तो इस तरीके से लगता है। अब ऐसे ही किसी बॉडी को जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो ये प्लस से माइनस होते होते जीरो हो जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, इसी एक्सेलरेशन को, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, एक्सेलरेशन दो होते हैं, एक पॉजिटिव में जो बढ़ रहा होता है उसको सिंपली हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिख देते हैं, और एक जो होता है वो लगातार रिटार्डेशन मतलब कम होता रहता है, उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, और वो माइनस साइन में होता है। तो जब भी किसी भी बॉडी को ऊपर फेंका जाएगा, मतलब अर्थ के कंपेयर में इन अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या होगा, उस पर जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्चुअल में माइनस में होता है, तो उसको हम उस टाइम पर क्या कह देते हैं, रिटार्डेशन कह देते हैं, या उसका मंदन हो जाना कहते हैं, रुकता है वो। ठीक है, तो ये चीजें डिस्कस करी। यहाँ पर देखिए दे रखा है कि वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है क्योंकि यहाँ रुक गई है, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, और जब ये बॉल नीचे आती है तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है और ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ लग रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, इट इज सेम फॉर ऑल बॉडी। तो ये बता दिया है पहले ही, और ये फेमस एग्जांपल है किसका, गैलीलियो ने बताया था इसके बारे में। पहले क्या ऐसा सोचा जाता था, पहले ऐसा सोचा जाता था कि भाई छोटा फेंकोगे धीरे धीरे आएगा, बड़ी बॉल फेंकोगे वो जल्दी आएगा। लेकिन गैलीलियो ने क्या करा, इस टावर पे से, आई थिंक इसे वो पिसा वाला टावर कहते हैं, तो इस टावर में से क्या करा, गैलीलियो ने इसको फेंका। जब गैलीलियो ने इसको फेंका तो इसने एक हल्का लाइट बॉल लिया, एक हेवी बॉल लिया, लेकिन जब ये गिरा तो दोनों एक ही जगह, मतलब एक ही टाइम पर दोनों गिरा। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूफ किया कि जो फ्री फॉलिंग बॉडी पे जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है,
सेम होता है, मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। अब वो क्यों डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला ड्राइव होता है जिससे ये पता चलता है कि अर्थ इतना ज्यादा बड़ा है कि उस पे आप कोई सी भी बॉडी गिराओ ना तो वो अर्थ के लिए उसका जो मास है वो बहुत कम है। आप सिंपल सा सोचो कितना बड़ा अर्थ है, अगर मैं उसमें एक मोटरसाइकिल गिराऊंगा या कोई जहाज गिराऊंगा तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब दोनों चीज से ही कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो लगभग इक्वल हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्री फॉलिंग बॉडी में मास जो होता है बॉडी का वो डिपेंड नहीं करता है, वो सब पर सेम ही लगता है। ठीक है, तो इसमें आप दो तीन चीजें याद रखना कि ये बताया किसने था, गैलीलियो ने बताया था। ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और ये सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पर यही बताया, इफ ए स्मॉल स्टोन एंड ए बिग स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट दे विल बोथ विल अर्थ सरफेस एट द, मतलब वो दोनों ही क्या करेंगे, अर्थ सरफेस को टच करेंगे सेम टाइम पर। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन, इफ स्टोन ऑल्सो, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आप अपनी रिसर्च करो, अब बताना इसे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर स्टोन जो है ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जैसे मान लो यहां पर अर्थ है हमारी, ठीक है ना, हमारा सरफेस, यहां पर एक पत्थर है, ठीक है, जो, तो हम जब इस पत्थर को छोड़ते हैं तो ये पत्थर हमेशा नीचे की तरफ आता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि ये अर्थ पत्थर की तरफ चले जाए? क्यों? क्योंकि अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा कि दोनों, ये भी एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है, और दोनों बॉडी में क्या होता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो अर्थ क्यों नहीं इसके पास चला जाता है, यही हमेशा इसके पास क्यों आता है? तो इसका जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है उसको हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑलमोस्ट हमने इसका पढ़ लिया है, तो इसमें भी मैंने वही कहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से जब कोई बॉडी खिंची हुई आ रही होती है, जिसको हम g इक्वल टू 9.8 कह रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यही जो एक्सेलरेशन होती है जब ये ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हम इसको मेजर करते हैं तो उस टाइम पर हम इसको कह देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन तो कई तरीके की होती है ना, तो जैसे मान लो ये गाड़ी है, ये एक्सेलरेट हो रही है, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, तो ये भी एक्सेलरेशन है। लेकिन जब अर्थ के रिस्पेक्ट में, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो g होता है और वो फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब थोड़ा सा वेरी करता है, वो एक कांस्टेंट हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कह देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके बाद क्या कह रहा है, जैसे यहां पर दिया है कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसकी वैल्यू है 9.8, लेकिन ये थोड़ा सा वेरी करता है इधर उधर, तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएशन को पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, g इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि देखो ये जो g है, ये इसका फॉर्मूला है, ये कहां से ड्राइव हुआ है, g इंटू एम वन बाय आर स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब जो अभी हमने पढ़ा था ना, फोर्स इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर, यहीं से ये ड्राइव हुआ है। तो हम इसको ड्राइव में नहीं जाएंगे, मैंने सीधा फॉर्मूला आपको बता दिया कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसे आया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये कह रहा है कि G हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है अर्थ के हर जगह पे। अब देखो इसमें क्या चीज है, एक मास है और एक रेडियस है। ठीक है, तो यहां पर ये जो मास है और ये रेडियस है, तो इसका जो फर्क होता है वो रेडियस पे आता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये कांस्टेंट ही रहता है। तो हम रेडियस के रिस्पेक्ट में कहते हैं कि g जो है वो चेंज होता रहता है, g जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो g यहां पर क्या है, 1/r स्क्वायर है, मतलब रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब क्या है कि रेडियस अगर कम होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा, तो ग्रेविटी जो है वहां पर, मतलब जो g होगा वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अगर ये थोड़ा बढ़ रहा है तो g जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब कहां कहां पर हम इसको कंसीडर करते हैं, देखो पहला केस जो है इसका आपको ध्यान रखना है, द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज मिनिमम, वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट द पोल्स। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने अर्थ लिया, यहां की दूरी देखो, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी देखो, ये वाली दूरी थोड़ी कम है इसके रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो सपोज मैंने मान लिया r1, इसको मान लिया r2, है ना, तो r1 r2 जो है r1 से बड़ा है, क्लियर है। तो अगर r1 r2 से बड़ा होगा तो मैंने मान लिया सपोज कि ये है 1 और ये है सपोज 2,
ठीक है, अगर मैं R1 का निकालूं, इस R1 का निकालूं तो इसका G क्या आ जाएगा, इसका G आ जाएगा, इसको और इसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूं तो इसका G आ जाएगा 1। अगर मैं इस R2 को मानूं और इन दो को कांस्टेंट रखूं तो यहां पर G क्या आ जाएगा, यहां पर G आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है इसके रिस्पेक्ट में। तो मैं कह सकता हूं कि अगर R1 कम होगा तो ग्रेविटी ज्यादा होगी और अगर R2 ज्यादा होगा तो ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है ना? अगर क्लियर नहीं हो रहा है एक और बार आप सुन लेना। तो अब देखो, अब ये दो पॉइंट है, यहां पर R1 कम है और यहां पर R1 मतलब ये रेडियस ज्यादा है, तो यहां पर R1 कम है तो यहां पर ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी, जो क्या कहते हैं G होगा, G की वैल्यू होगी वो यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां पर जो G की वैल्यू होगी, यहां रेडियस ज्यादा होने की वजह से G की वैल्यू क्या होगी, इसके कंपेयर में, पोल के कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए कह रहा है कि रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल मिनिमम होने की वजह से जो G है, मतलब ध्रुव पर जो G रहता है उसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, उसी तरीके से अब देखो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ R2 जो है इस पे इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है, तो इक्वेटर पे ज्यादा होने की वजह से यहां पर ग्रेविटी जो G है वो क्या होगा, वो कम मिलेगा। ठीक है, वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में। मतलब कोई बंदा यहां से अगर यहां की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है तो यहां पर उसे G का एहसास ज्यादा होगा और वो यहां पर उसे G का एहसास कम होगा ड्यू टू रेडियस। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस एंड हेंस द वैल्यू ऑफ डिक्रीजेस। अब देखो, एक तो केस हमने पढ़ा सेंटर वाला, ठीक है ना, कि यहां से यहां पे क्या फर्क आ रहा है और यहां पर क्या फर्क आ रहा है। अब एक दूसरा केस हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, सरफेस वाला। अब देखो सरफेस में क्या होता है कि सरफेस वाले केस में ना आपको मानना है यहां पर इसको सेंटर मानना है, मतलब हमारा अर्थ का सरफेस, जिस सरफेस पे, जैसे इस सरफेस पे मैं अभी खड़ा हूं, ठीक है ना, तो ये पॉइंट जो है ये सेंटर कहलाएगा, ना कि ये वाला अंदर वाला सेंटर कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये आप बाद में हायर स्टडी करते हो तब उससे समझ आता है, अभी इस तरीके से समझो। तो अब मान लो ये अगर सेंटर है, यहां पर क्या होगी, एक बॉल है, तो सबसे ज्यादा जो G है मैक्सिमम वैल्यू उसकी कहां पर रहेगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां रहेगी सरफेस पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अगर वो जैसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जब जाता है तो यहां पर क्या होता है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। यहां पर क्या है, मैंने इसी को रेफरेंस माना है, तो यहां पर रेडियस ना के बराबर है। तो जब रेडियस इसका ना के बराबर होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। अब जैसे ही आप किसी बॉडी को ऊपर ले जाते हो या किसी बॉल को आप ऊपर फेंकते हो, ठीक है ना, तो उस टाइम पर एक डिस्टेंस बनता है, तो वो जो डिस्टेंस बनेगा ये वैल्यू बड़ी होगी। जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो G जो है उस केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो इसमें यही लिखा है, वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब हम क्या करते हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इसलिए क्या होता है उस केस में G डिक्रीज करता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो G पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, G जीरो हो जाएगा, G डिक्रीज होगा या G इंक्रीज होगा। तब आपको क्या लगाना है, G डिक्रीज होगा। अब उसी तरीके से अगर मैं मान लो अंदर की तरफ जाऊं, मान लो आप अर्थ से जो क्या कहते हैं इनसाइड द अर्थ सरफेस के नीचे जा रहे हो, तो उस टाइम पर भी क्या हो रहा है, यहां से यहां जा रहे हो तो रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो रेडियस इंक्रीज हो रही है तो उस टाइम पर भी क्या होगा, यहाँ पे रेडियस इंक्रीज होने पे G डिक्रीज होगा। तो इसलिए कह रहा है द वैल्यू ऑफ G ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ, मतलब जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो G का वैल्यू क्या होता है, वो घटता जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज पॉइंट जो मेंशन नहीं है, अगर आप यहां सेंटर पे चल जाओगे ना, अर्थ के सेंटर पे, तो यहां पर क्या होता है, जो G होता है वो जीरो होता है। इसको भी याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कहां पर जो G होगा वो जीरो मिलेगा, बिल्कुल सेंटर पे जीरो मिलेगा, यहां खत्म हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, मास, द्रव्यमान। देखो मास क्या होता है, मास इज द क्वांटिटी, इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब एक कुछ भी आपने लिया तो उसका वो कितनी मात्रा में है उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, मतलब मास कहते हैं। कहने का मतलब उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है मास क्या है,
स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मास जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कहने का मतलब मास के साथ में कभी भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ये सबको ही पता होता है, किलोग्राम, 5 किलो, 5 किलो का बार्ट या कुछ भी, वो सारा क्या है, मास है। अब इसके अंदर सबसे मेन बात जो होती है, मास कभी चेंज नहीं होता। अगर कोई वस्तु है उसका मास 5 किलो है, वो मून पे ले जाओगे वहां पर भी वो 5 किलो होगा, स्पेस पे ले जाओगे वहां पर भी वो 5 किलो होगा, सन में ले जाओगे वहां पर भी वो क्या होगा, 5 किलो का होगा। क्लियर है ये 4 पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बाद आता है वेट। देखो, मास और वेट में थोड़ा सा अंतर है। कहने का मतलब क्या है कि ये है मास m, जो 5 किलो का है ना, ये सब जगह सेम है। लेकिन इसको, अब हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, इसको खींच रही है। कैसे खींच रही है, इस पे जी लग रहा है ना, तो या फिर एक्सेलरेशन लग रहा है, कुछ भी मान लो, सपोज जी मैं कहता हूं, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है उस जी की वैल्यू यहां पर मान लो मैंने 10 लिखी है, तो उस टाइम पर हम क्या कहते हैं, जो इसका वेट है, वजन है, या फिर जो इसका भार है, वो कितना है, 50 है, 5 × 10, तो ये क्या है, 50 न्यूटन है। तो उस टाइम पर ये जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, वेट कहलाती है। कहने का मतलब एक तो मास होता है, और उस मास को उस जगह पर जो ग्रेविटी होती है या उसका जो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि अभी हमने देखा क्या कि ये जो नीचे की तरफ बढ़ता है, जो एक्सेलरेट होता हुआ जा रहा होता है, उसी को हम ग्रेविटी कह देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ए मानो या जी मानो, जैसे यहां पर ए मान रखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो कहीं पर भी कोई भी बॉडी है उसका एक मास होता है, और उस पर जो जी लगता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो बनता है प्रोडक्ट उनका, उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो वजन अलग है, द्रव्यमान अलग है। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट में देखते हैं। तो वेट है, तो वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, तो वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन कैसे होती है, जैसे अभी हमने देखा, न्यूटन का अगर हम ऐसा यूनिट देखते हैं, जो पहले हमने ड्रॉ करा था वो क्या था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, है ना। अभी यहां पर देखो, यहां पर एक बॉडी है, 5 किलो की है, जब उसको खींचा जाता है नीचे की तरफ में, तो यहां पर मैंने बताया कि इस पे सपोज मान लो जी लग रहा है या एक्सेलरेशन लग रहा है, जो हमने देखा 9.8 मीटर। अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को अगर मैं गुना कर दूं तो दोनों की यूनिट क्या बन रही है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये यूनिट और ये वाली यूनिट दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों सेम है तो मैं इसको क्या कह दूंगा, मास को जब हम एक्सेलरेशन से गुना करेंगे तो वो क्या है, फोर्स है। और यही हमने वहां पे लॉस ऑफ मोशन में भी पढ़ा था। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि वेट जो है उसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गई, क्योंकि इसमें क्या है, अब एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन जो होता है उसका अपना मैग्नीट्यूड होता है। तो इस वजह से जो वेट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी पूछ लेता है। अब वेट इज ए फोर्स, वैल्यू ऑफ वेट इज 9.8 n। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कि अगर किसी वेट को जो मास है उसको अगर हम 1 किलो मान ले, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो 9.8 न्यूटन का लगेगा। क्यों 9.8 लगेगा, जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ पर 5 की जगह 1 मान लेता हूं, है ना। तो 5 की जगह अगर आप 1 मान लोगे, और जी हमने बताया कि अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है या अर्थ जिसको खींच रहा होता है, सब पे 9.8 लगाता है। तो 9.8 लगाएगा, तो 9.8 इंटू 1 करोगे तो 9.8 आएगा। ठीक है, तो 9.8 किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो यहां पर यही कह दिया कि वैल्यू ऑफ वेट जो है वो क्या है, 9.8 n होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, जो ग्रेविटेशनल का फर्क, हमारा जो अर्थ है और यहाँ जो मून है ये छोटा है और अर्थ बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ग्रेविटेशन कम होगा। तो अब क्या देखा हमने कि मास जो होता है, जब हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स या जो एक्सेलरेशन होता है उससे जब हम गुना करते हैं, तब हमें क्या पता चलता है कि टोटल वेट क्या है। तो यहां पर जो भी वेट होता है, मून पर जो भी वेट होता है, मून में ये ग्रेविटी कम होने की वजह से मून पे जो भी वेट होता है वो हमेशा 1/6 होता है। ठीक है, मतलब यहां पर जो भी वैल्यू, अगर मैं यहां पर कहूंगा कि किसी भी वस्तु का वजन
सपोज मान लो 60 न्यूटन है, क्योंकि ये एक फोर्स है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप उसका 1/6 कर दोगे, 1/6 इंटू 60, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस पे सवाल भी पूछ लेता है। अब देखो क्या कह रहा है, वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस प्लेस टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन एक्सेलरेशन। क्यों चेंज होता है? जैसे अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा, जैसे मैंने देखा कि पोल पे जी की वैल्यू चेंज हो रही थी, यहाँ ज्यादा थी, यहाँ पर कम थी, या मान लो ये सरफेस था, सरफेस से थोड़ा ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पर जो जी था वो कम हो रहा था, यहाँ पर जी ज्यादा था, सेंटर में जी 0 हो गया था। तो अब जो यहाँ पर वेट होता है वो क्या होता है, मास को जब हम जी से गुना करते हैं तब वेट आता है, तो जी की वैल्यू कम होगी तो वेट कम हो जाएगा, जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेट ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि वेट जो होता है बॉडी का वो चेंज करता है प्लेस टू प्लेस। अब कह रहा है कि वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो, वेट जो होता है बॉडी का जीरो हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है? सपोज मान लो ये अर्थ है, यहाँ पर स्पेस है ना, तो स्पेस में हम कहते हैं ग्रेविटी नहीं है, तो जब स्पेस में ग्रेविटी नहीं होगी तो मास को जब आप जीरो से गुना करोगे तो आपका जो वेट निकल के आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि सेंटर जो होता है अर्थ का, वहां पर यहाँ पर वेट जो होता है क्या होता है, देखो यहाँ पर अभी हमने क्या बताया कि जो जी है यहाँ पर जीरो होता है, तो अगर ये जी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ जीरो होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि वेट ऑफ एनी बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी, तो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत मेहनत लगती है एक पीपीटी बनाने में, रिकॉर्ड करना आसान है लेकिन पीपीटी बनाना बहुत टफ है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।